दिस इज वंस अगेन जजाति पाल। वो एक्सेलर्स करते हैं, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे। हर इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। हम इसलिए बोल रहे हैं आज ये पेंडेमिक सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन से बच्चों आपको घर में रहना होता है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें आपको पूरी छूट है, आप घर में पूरा टाइम मिलता है आपको। तो इस दौरान आप खुद को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। तो इसलिए बोले अगर आप चाहो तो इस दौरान खुद को बहुत बेहतर बना सकते हो, और ना चाहो तो बिगड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। फिलहाल हम ये नेक्स्ट आए हैं फ्रिक्शन पार्ट 2 में, जहाँ पे हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो लोग हमारा पहला वीडियो देख चुके हैं वही लोग यहाँ पे आए, या अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। तो ये आते हैं हम फ्रिक्शन पार्ट 2। तो इसमें हम बताने वाले हैं पुलिंग और पुशिंग के केस में फ्रिक्शन का वैल्यू क्या क्या होता है। सेकेंड, ये कंटैक्ट फोर्स क्या है और कंटैक्ट फोर्स किसे कहा जाता है। थर्ड, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। फोर्थ, एंगल ऑफ रिपोज क्या है। फिफ्थ, स्पेसिफिकेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। एंड सिक्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पर रखा हो तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना कितना होता है। तो चले शुरू करें। फर्स्ट, पुलिंग और पुशिंग। फर्स्ट केस में ये बुक में लिखा जाता है इट इज इजियर टू पुल एन ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट। तो पुलिंग क्या है। सपोज दिस बी एन ऑब्जेक्ट, इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, इसको कहा जाता है पुलिंग कंडीशन, यानी आप ऐसे पुल कर रहे हो उसे। और अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स ऐसे देना चाहें, ऐसे दिए, यानी उसको नीचे पुश किए, तो इसे बोलते हैं पुशिंग कंडीशन। पुश किया जा रहा है। तो ये जो फर्स्ट केस में पुलिंग के कंडीशन में देख लें, पुलिंग के कंडीशन में लेट द अप्लाइड फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है, दिस अप्लाइड फोर्स हैज टू कंपोनेंट, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो ये फोर्स का इस तरफ का कंपोनेंट क्या होगा, सोचें। हाँ, एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। आउट ऑफ दिस टू कंपोनेंट व्हिच इज ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट, समझें थोड़ा, व्हिच इज, ये दोनों फोर्स में से कौन सा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आप सही सोचे, एफ कॉस थीटा, ये इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने की, आगे मूव कराने की कोशिश कर रहा है। और मान लीजिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो इसका काम क्या है भाई, ये काम क्या है, एफ साइन थीटा का काम क्या है। तो एफ साइन थीटा जो है, एफ साइन थीटा एक्चुअली डिक्रीजेस इट्स नॉर्मल रिएक्शन। क्या करता है ये, नॉर्मल रिएक्शन को कम करने की कोशिश करता है। मतलब यह वेट एम जी, वेट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एम जी, यहाँ पे ये जो फोर्स हम अप्लाई किए, ऐसे फोर्स अप्लाई किए, तो ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट इसको थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करता है, थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो जब थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, हम बोल चुके हैं जो इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग याद है, इंटरलॉकिंग पीछे पढ़े थे, इंटरलॉकिंग। हाँ, तो वो इंटरलॉकिंग थोड़ा फिसल जाता है, यानी थोड़ा कम हो जाता है। यानी अप्लाइड फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, अप्लाइड फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से इनका जो इंटरलॉकिंग है थोड़ा कम हो जाता है। तो इंटरलॉकिंग कम हो जाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट, अभी इनके बीच जो फ्रिक्शन था वो कम हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इजीली मूव करने लगता है। अच्छा, हम थोड़ा देख लें। इन दिस केस द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज एन इफ द ऑब्जेक्ट हैज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ध्यान रखें, इफ द ऑब्जेक्ट हैज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में ये इसका मोशन नहीं है। हाँ, अपन मान के चल रहे, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मास है 10 kg और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर दें 2000 न्यूटन, तो भाई ये तो फ्लाई हो जाएगा। उसके बारे में नहीं करें, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करें। हम बस इतना बता रहे हैं कि ये फोर्स जो है इसको
ऐसे फोर्स अप्लाई किया गया कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट इज नॉट सफिशिएंट टू रेज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड पोजीशन. इन दैट केस the total vertical motion of the object is 0. That means total upward force is equal to total downward force, or n is equal to n plus f sin theta is equal to mg. तो n कितना है भाई? mg माइनस f sin थीटा, जिसके बारे में हम बता रहे थे. n is equal to mg माइनस f sin थीटा. n is equal to mg minus f sin theta. मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स है, वो क्या किया है यहाँ पे? वेट को कम कर दिया, यानी नॉर्मल रिएक्शन को कम कर दिया. कितना कम कर दिया? इतना कम कर दिया, f sin थीटा. ये पार्ट कम हो गया. अभी अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाए तो ये इसके साथ जो इंटरलॉकिंग था, जो चिपका हुआ था, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा और ये इजीली मूव करने लगेगा. सिमिलरली, तो यहां पे याद रखने की चीज है कि इन केस ऑफ पुलिंग एन ऑब्जेक्ट, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स डिक्रीजेस द नॉर्मल रिएक्शन, as a result of which the degree of interlocking between the surfaces decrease and it becomes easier to pull the object. Similarly, in case of pushing, इसको याद रख लें, काम की चीज़ है. n is equal to mg minus f sin theta. In case of pushing, देखें, जब आप एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है, आप इसे पुश कर रहे हो, F फोर्स दे रहे हो. सिमिलरली इस फोर्स का भी दो कंपोनेंट है, और मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो F का ये कंपोनेंट क्या है? F cos थीटा. F का ये कंपोनेंट क्या है? F sin थीटा. ये कंपोनेंट है F cos थीटा, ये कंपोनेंट है F sin थीटा. ये फोर्स का ये कंपोनेंट F cos थीटा, दिस इज F sin थीटा. अगेन दिस कंपोनेंट इज ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट. ये कंपोनेंट जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये कंपोनेंट करता है क्या है? ये कंपोनेंट करता है क्या है? ये कंपोनेंट अभी इसको पुश कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को दबा रहा है नीचे, जिससे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इन दोनों के बीच बढ़ जाता है. यानी नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पे, वेट आपके नीचे, F sin थीटा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो n इज इक्वल टू mg प्लस F sin थीटा. क्या देखे यहाँ पे? n बन गया mg प्लस F sin थीटा. मतलब नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस F sin थीटा, यानी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बढ़ गया, और बढ़ने से मुश्किल तो होना ही था. इन नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा तो और ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी डिफिकल्ट होगा इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में. ये बोलना यानी आसान है, समझ में तभी आता है जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में उतरोगे. यानी जब तक न्यूमेरिकल ना करें इस रिलेटेड, तब तक इसको बस रोटन नॉलेज बन जाता है, इसको आप ठीक से समझ नहीं पाते. तो चलो देख लें, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.6 एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4. इसका मास है सपोज 10 kg, और हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 14 न्यूटन एट एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस? क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? What is the force of friction between the object and the surface, and what is the acceleration of this object? तो ये 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन का दो कंपोनेंट है, 40 न्यूटन का दो कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट क्या होगा? सोचें थोड़ा, हाँ आप सही सोचें. 40 cos 37, 40 cos 37 और 40 into cos 37 वैल्यू 4/5, दिस बिकम्स 32 न्यूटन. एंड ये कंपोनेंट है 40 sin 37, और that is 40 into 3/5, that is 24 न्यूटन. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, हमें चेक करना होगा ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, क्योंकि हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर फाइंड करना है तो ये तो दिया नहीं है,
ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? हमें बस दिया है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है या डायनेमिक फ्रिक्शन फाइंड करना है, ये तो तभी पता चलेगा जब तक हम चेक कर लें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये अगर फोर्स है F, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले फाइंड करना होगा FL इज इक्वल टू μs इंटू एन, 0.6 इंटू एन। एन कितना है? ये पुलिंग कंडीशन है या पुशिंग कंडीशन है? पुलिंग है या पुशिंग है? पुलिंग या पुशिंग? हाँ जोर से बोलें, जल्दी बोलें। हाँ शाबाश, पुलिंग है। ये पुलिंग कंडीशन है। पुलिंग कंडीशन में n होता है mg माइनस एफ साइन थीटा। तो 0.6 इंटू mg माइनस एफ साइन थीटा। mg कितना है इसका? 100 माइनस एफ साइन थीटा कितना है? 24। तो 0.6 इंटू 100 माइनस 24, 76। ओके, सो मल्टीप्लाई करें, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हुआ? गया 45.6 न्यूटन। देख लें लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हुआ? 45.6 न्यूटन। 45.6 न्यूटन। जबकि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स है ओनली 32 न्यूटन। तो क्या ये फोर्स इसको मूव करा पाएगा? जी नहीं। अप्लाइड फोर्स जो है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, दिस अप्लाइड फोर्स कैन नॉट मूव द ऑब्जेक्ट, सो द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट अगर, सुने ध्यान से, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच कौन सा फ्रिक्शन रहा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके साथ सेम है? अप्लाइड फोर्स, जो कि इसको मूव कराने की कोशिश करे। अप्लाइड फोर्स मतलब ये नहीं रे बाबा, ना ये नहीं। अप्लाइड फोर्स जो कि इसे मूव कराने की कोशिश कर रहा है। तो फिर यहाँ पे 32 न्यूटन है अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे बना 32 न्यूटन। और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ऑब्वियसली ये फोर्स है, एक्सेलरेशन है 0। हाँ अगर इसको पुश किया जाए, अगर ये फोर्स 40 न्यूटन ना होके अगर हम इसको 100 न्यूटन कराते, सोचें थोड़ा, यहाँ पे ये सपोज मान लीजिए ये 40 न्यूटन ना होके ये 100 न्यूटन है, ये है 100 न्यूटन। तो ये कितना होगा कि 100 cos 45, यानी अगेन आपको फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। वैल्यू वही सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.6, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4, और हम अप्लाई किए यहाँ पे 100 न्यूटन। तो अभी अगेन आपको फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। देखें अप्लाइड फोर्स है 100 न्यूटन, ये फोर्स का इस तरफ का कंपोनेंट है 100 cos 37, तो 100 इंटू cos 37 वैल्यू 4/5, तो ये हो गया 80 न्यूटन, और ये हो जाएगा f sin थीटा दैट इज 60 न्यूटन। तो अभी देखें फिर से वापस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है अगेन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जानने के लिए हमें अगेन वापस सोचना होगा कि द ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, उसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करें कि फाइंड करना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL इज इक्वल टू μs इंटू एन। अब μs है 0.6 इंटू एन, एन क्या है 100 माइनस और mg माइनस एफ साइन थीटा 60, ये कितना हुआ 0.6 इंटू 40 दैट इज 24 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन है यहाँ पे 24 न्यूटन, जबकि अप्लाइड फोर्स क्या है शाबाश 80 न्यूटन। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? ऑफ कोर्स इट विल स्टार्ट मूविंग, क्योंकि अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ F डैश, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। हाँ उससे पहले वेट। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच कौन सा फ्रिक्शन है? ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच कौन सा फ्रिक्शन है? एग्जैक्टली काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको फाइंड करना होगा, यानी ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लिखे हैं दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा μk इंटू एन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन μk इंटू एन कितना है? μk कितना दिया है 0.4 और n कितना निकाले अपन 40, तो ये हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन है 16 न्यूटन। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है 16 न्यूटन यानी ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रहा है,
तो इसका नेट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें कि नेट एक्सेलरेशन के लिए नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास, और नेट फोर्स कितना है कि 80 माइनस 16 डिवाइडेड बाय मास 10, तो ये हो गया 64/10 दैट इज 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको थोड़ा ऊपर लिख लें तो नेट फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स हुआ 80 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 64, तो एक्सेलरेशन हुआ 64 बाय मास इसका 10 kg दैट इज 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखें इन केस ऑफ पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, अब देखें कंटैक्ट फोर्स क्या है। कंटैक्ट फोर्स फॉर एग्जांपल ये जो कंटैक्ट फोर्स है एक्चुअली दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फिर से बोलें, कंटैक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। कंटैक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखें, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है के ऊपर सपोज हम फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐसे क्रिएट हुआ है Fl, और ये है नॉर्मल रिएक्शन N। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जो है दिस इज द रिजल्टेंट R, इसी को बोलते हैं कंटैक्ट फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जो है उसी को बोलते हैं कंटैक्ट फोर्स। या फिर आप ऐसे रिवर्स भी बोल सकते हो कि द फोर्स whose components are limiting friction and normal reaction, whose rectangular components are limiting friction and normal reaction, those forces are called, or that force is called as contact force। यानी ये कंटैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट Fl है, एक कंपोनेंट N है। अच्छा थोड़ा सोचें, यहाँ पे थोड़ा सोचें कि एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये एक दीवार है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है mg, और हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए हैं F, जिसके वजह से ये अभी रेस्ट में है। F अप्लाई किए हैं, फोर्स ऐसे अप्लाई किए हैं, तो फिर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होगा सोचें। ऑब्वियसली ये सरफेस जो परपेंडिकुलर करके फोर्स दे रहा है N इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन है इस तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे किस तरफ होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सोचें ये ब्रिक है, ब्रिक को ऐसे पुश करके रखें, जैसे ये डॉस्टर है, डॉस्टर को हम ऐसे पुश कर रहे हैं, पुश करके ऐसे रेस्ट में रखें। तो अगर ये अभी रेस्ट में है, इस पोजीशन में रेस्ट में है, तो मतलब यहाँ पे इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ है, हम जितना फोर्स दे रहे हैं उसका अपोजिट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वेट है नीचे की तरफ, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऊपर की तरफ, क्योंकि इसको जो वेट है नीचे फिसलने की कोशिश कराता है, नीचे लाने की कोशिश कराता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऊपर है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ऊपर लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट इज द कंटैक्ट फोर्स। ठीक है, और सोचें अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, इफ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μs, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट कैन प्रिवेंट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, कितना फोर्स देना चाहिए ताकि ये नीचे ना फिसले। वैसी बात है, यानी यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट शुड बैलेंस इट्स वेट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बैलेंस इट्स वेट mg, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इंटू n। n क्या है इसको समझें, n है द फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय दिस सरफेस परपेंडिकुलरली ऑन दिस, यानी n है यहाँ पे इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स F, म्यू इंटू F अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू mg, तो F कितना हुआ mg बाय म्यू। इतना मिनिमम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए ताकि इसको नीचे फिसलने से रोक सकें। अच्छा, तो यहाँ पे दो बात सीखने की ज़रूरत है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है,
तो इसका वेट ही नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो कुछ और है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। अच्छा, और देखें एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल मेड बाय दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन is the angle made by the resultant of limiting friction and normal reaction with the normal reaction। मतलब ऐसे बोलिए कंटैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाए, मतलब फॉर एग्जांपल दिस बी एन ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ है अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाए उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाए, तो फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे? ये है थीटा। तो थीटा का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए एफ एल को हम यहाँ पे डिस्प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर्स को शिफ्ट किया जा सकता है, पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। ये एफ एल हुआ, ये एन है, तो tan थीटा आपका मिला एफ एल बाई एन। अच्छा, ये एफ एल बाई एन पहले पढ़े थे ना, क्या था वो? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो tan थीटा इज इक्वल टू एफ एल बाई एन, दैट इज इक्वल टू म्यू एस, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। इसके स्पेसिफिकेशन में आएंगे थोड़ी देर बाद, यानी ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का खासियत क्या है आएंगे इसमें। अब देखें एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है थोड़ा सुने ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर रखा है। अब इस सरफेस का इंक्लिनेशन हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट का इंक्लिनेशन हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो ये सरफेस इस हॉरिजॉन्टल के साथ जितना मिनिमम एंगल बनाने के बाद ये जस्ट मूव करना चालू करता है, या फिर ऐसे बोलिए जितना मिनिमम एंगल बनाने के बाद ये जस्ट मूव करना चालू करता है, यानी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन हो, उस एंगल को ही बोलते हैं। यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ तब ये सरफेस जो एंगल बना रहा होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज। तो द एंगल मेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल so that an object placed over it starts sliding down, starts नीचे फिसलना चालू, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखें एक ऑब्जेक्ट है, मास m, वेट है इसका नीचे की तरफ mg। तो पहले बताइए ये नीचे फिसला क्यों? नहीं, उस ऑब्जेक्ट को कैसे पता चला कि हम एंगल टिल्ट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को कैसे पता चला कि वो इंक्लाइन प्लेन, वो जो प्लेन है वो ऐसे ऐसे झुक रहा है? नहीं, मतलब कैसे एग्जैक्टली कि mg का जो ये डाउनवर्ड कंपोनेंट है, ये mg साइन अल्फा, वो इसको नीचे खींच रहा है, और mg का ये जो कंपोनेंट है mg cos अल्फा, ये नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, जिसके वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अब जब इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, इस एंगल को हम धीरे धीरे बढ़ाएं, तो होगा क्या कि ये mg साइन अल्फा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि अल्फा जो है बढ़ने से साइन अल्फा बढ़ता है, तो डाउनवर्ड कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, और mg cos अल्फा जो है वो घटता जाएगा, क्योंकि अल्फा बढ़ने से cos अल्फा घटता है। तो एक सिचुएशन आता है जब ये फोर्स इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जस्ट बैलेंस कर ले, यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसको जस्ट बैलेंस कर ले, उसके बाद ये मूव करना चालू करता है। तो mg साइन अल्फा जो है, जब mg cos अल्फा के साथ सेम हो जाए, तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी में नीचे आना चालू करता है, या फिर ऐसे बोलिए कि एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन होता है। तो फिर अगेन म्यू छूट गया, म्यू इंटू एन। तो दिस इज tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, और अल्फा
इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। क्या अपन इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स म्यू? जी हाँ, tan इनवर्स म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो देखिए ये फिजिक्स जो है क्या क्या बता रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, यानी इससे पहले जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे खींच जा रहा था, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है ये एंगल ऑफ रिपोज के साथ सेम है, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, इनका सारा मिली भगत है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज। हाँ, तो हम बोल रहे थे ना कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में और उसका खासियत क्या है, देख लें। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का खासियत क्या है, सुने। सपोज ये ऑब्जेक्ट है m, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है μs, और हम चाहते हैं कि कम से कम फोर्स अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएं। देन व्हाट मिनिमम फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट टू मेक इट मूविंग। कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करें ताकि ये ऑब्जेक्ट मूव करना चालू करे, ताकि ये ऑब्जेक्ट मूव करना चालू करे। कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना चाहिए मुझे ताकि ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, सोचें। तो इसको मोशन में आने के लिए कंडीशन क्या है कि अप्लाइड फोर्स शुड जस्ट बैलेंस द स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, तो क्या हम फोर्स को ऐसे खाली हॉरिजॉन्टली अप्लाई करें? जी नहीं, हम अब तक जान चुके हैं कि अप्लाइड फोर्स अगर कुछ एंगल पे अप्लाई किया जाए, अप्लाइड फोर्स को सर्टेन एंगल पे ऐसे पुलिंग कंडीशन में अप्लाई किया जाए, तब ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट इसके नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिसके वजह से ये मूव करना चालू करता है। तो उसी कोई एंगल पे आपको फोर्स अप्लाई करना है ताकि ये मोशन में इजीली आ सके। तो इसको इजीली मोशन में लाने के लिए आपका फोर्स कुछ एंगल पे अप्लाई होना चाहिए। हमें फाइंड करना है वो एंगल कितना होना चाहिए और कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करके आप इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे इजीली मूव करा सकते हो, कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई। तो ये जो अगर f है तो f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है f cos थीटा एंड f का वर्टिकल कंपोनेंट है f sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, n इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। और अगर ये फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू मूव द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स f cos थीटा should be equal to f cos theta should be equal to mu into n, or that is mu into mg minus mu into f sin theta। हाँ, हमें निकालना है f cos theta plus mu sin theta is equal to mu mg। तो f का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, और f इज इक्वल टू पहले mu mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, f जो मिला mu mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। हम पूछे हैं f का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। f का मिनिमम वैल्यू, f तभी मिनिमम होगा जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और क्या होना चाहिए। cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा अगर डिनोमिनेटर है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। आपको बताया गया है मैथमेटिक्स में कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना 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 कितना, हाँ एग्जैक्टली। तो a मैक्स है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का √4। ठीक, तो फिर इसका वैल्यू जब मैक्सिमम होगा, मतलब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा तब f मिनिमम होगा। तो f का मिनिमम वैल्यू क्या फाइंड करें, और कितना मिला, f मिनिमम इज इक्वल टू, कि ये जो मिनिमम हो जाए मतलब म्यू mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का √2। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस ए मोशन इन दिस ऑब्जेक्ट। दिस इज द मिनिमम फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस ए मोशन इन द ऑब्जेक्ट। ये अगर मिनिमम फोर्स है तो कितने एंगल पे अप्लाई होना चाहिए। हम बोले इसका वैल्यू कितना हो जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का √4 हो जाए, यानी म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाए। जब जिस एंगल पे
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाए, उसी एंगल पे ये इजीली उसको मूव कराना चालू कर सकता है। एंड दिस फोर्स शुड बी अप्लाइड एट दैट एंगल फॉर व्हिच cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा वैल्यू बिकम्स 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा अगर म्यू स्क्वायर हुआ तो फिर थीटा कितना है देख लें, यानी cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा हुआ 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर, तो इसका स्क्वायर लें, दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू म्यू साइन थीटा, इसका हम होल स्क्वायर किए इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एक साइड ले आए, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस म्यू स्क्वायर टेकन कॉमन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0, और दैट इज दिस इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 म्यू साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0, और दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 म्यू साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। ट्याऊ ट्याऊ अब ये अगर है तो ये किसी का फॉर्मूला है ना, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू cos थीटा, और दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मतलब म्यू एस क्या मिला, tan थीटा, और ये tan थीटा थीटा पढ़े थे ना, हाँ यही तो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये एंगल जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा हो जाए, म्यू एस जब tan थीटा हो जाए, या फिर ये एंगल जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, तो आप कम से कम फोर्स यूज करके इस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो, और उस कम से कम फोर्स का, मिनिमम फोर्स का वैल्यू कितना है, म्यू एम जी बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मिटाते हैं इसे। तो यही खासियत है, इसी वजह से ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ाया जाता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कुछ मायने रखता है, उसका कुछ मीनिंग है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। लेट दिस बी एन ऑब्जेक्ट m, ये है थीटा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस, कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू। सपोज हम बोले ये एंगल थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सॉरी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अभी नीचे मूव कर रहा है mg। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो mg का दो कंपोनेंट है, mg साइन थीटा और mg cos थीटा। तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच कौन सा फ्रिक्शन आएगा, कौन सा फ्रिक्शन आएगा, ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो फिर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकम्स mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू mg cos थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू mg cos थीटा। अच्छा,
और दैट इज mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। यह है नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, a डैश इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय m, यानी f डैश डिवाइडेड बाय m, दैट इज g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो गया, ठीक। लेकिन दिक्कत तो तब आएगा जब आप इसके एग्जैक्ट प्रॉब्लम में जाओगे। तो चले एक एग्जाम्पल में आए, एक एग्जाम्पल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लिए, यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, सपोज मान लीजिए एंगल ऑफ रिपोज है, अल्फा है 45 डिग्री, और ये इंक्लिनेशन लिए है 37 डिग्री। इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास है सपोज 4 kg। तो क्वेश्चन यह है कि व्हाट फोर्स इज टू बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, व्हाट मिनिमम फोर्स इज टू बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट टू मूव इट अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव कराने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए। ऑब्वियसली एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अभी अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन दिए हैं सपोज 0.6 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4, और आपको पूछा गया कि कितना मिनिमम फोर्स देना चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा सके। तब ये जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट होगा, नीचे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अप्लाइड फोर्स जब mg यानी mg sin थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर ले, तभी जाके ऑब्जेक्ट ऊपर जा सकता है, मतलब यहाँ पे F होगा mg sin 37 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखें, जब ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो, किससे, फोर्स ऑफ यानी एंगल ऑफ रिपोज से। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिवर्स देते हैं, मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिए हैं 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिए हैं 45 डिग्री, जबकि एंगल ऑफ रिपोज है, ये एंगल ऑफ रिपोज है 37 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिपोज है 37 डिग्री। क्वेश्चन यह है कि व्हाट मिनिमम फोर्स इज टू बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। ये ऑब्जेक्ट नीचे फिसलने से रोकने के लिए आपको कितना मिनिमम फोर्स देना चाहिए। ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 37 डिग्री से ज़्यादा है, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट नीचे फिसल रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे फिसल रहा है तो आपको कितना मिनिमम फोर्स देना चाहिए ताकि वो रुक सके। सोचिए ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे फिसलने की कोशिश कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट होगा, ऊपर, क्योंकि ये नीचे स्लाइड कर रहा है ना, खुद नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम करेगा। तो फिर यहाँ पे फोर्स, अप्लाइड फोर्स प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना हुआ, F इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू इंटू n, दैट इज n इज इक्वल टू mg cos थीटा। यानी यहाँ पे अप्लाइड फोर्स आपका बना mg इज इक्वल टू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। दिस इज द मिनिमम अप्लाइड फोर्स, दिस इज द मिनिमम, फिर से बोल दें, दिस इज द minimum applied force that can prevent the object from sliding down. Similarly, अगर पूछते कि what is the minimum required force to move the object upward, what is the minimum applied force to enable the object to move upward? In that case, ये जो force of friction है फिर पीछे लगना चालू होगा।
तो फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, इसके पीछे हम बोल चुके हैं, फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स शुड बैलेंस द mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। अप्लाइड फोर्स होना चाहिए mg sin थीटा प्लस म्यू cos, अगर उसको ऊपर लेना है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड अलोंग द इंक्लिनेशन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द इंक्लिनेशन सो दैट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। तो रेंज ऑफ फोर्स मतलब मैक्सिमम फोर्स इतना हुआ जो कि इसे मूव करा सकता है, और मिनिमम फोर्स इतना हुआ जो कि इसे रोक सकता है। तो रेंज का फोर्स यानी फोर्स का रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो द रेंज ऑफ द फोर्स दैट कैन be applied on the object along the inclination to keep this at rest is from mg sin theta minus mu cos theta से लेकर mg sin theta plus mu cos theta तक। सो हैव ए गुड डे। आज के लिए इतना ही। हम लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट फ्रिक्शन 3, जिसमें और कई सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।